आज की इस जनपदीय विज्ञान प्रदर्शनी में और सम्मानित हमारे अतिथिगण SN चौरसिया सर, हमारे DS2 सर सर्वेश शर्मा जी, मेरे भाई और ऊर्जावान नारायण सर जी, विद्योत्मा जी जो जिला समन्वयक हैं, और प्रधानाचार्य मनु जी, और कई प्रधानाचार्य साथी और थे, वो चले गए शायद, गौरव पाठक जी, और अच्छा मूल्यांकन में लगे हुए होंगे, तो वो सब लोग जो हैं सम्मानित निर्णायकगण, शिक्षक बहनें। अब जब शिक्षक साथी कहें तो बस बहन ही निकले, दिखाई भी बहन ही दिए, साथी तो भाई तो दिखते ही नहीं है। और प्यारे बच्चों, हाँ एक तो भाई दिखाई दे जाते तो यही स्थिति जो यहाँ विज्ञान प्रदर्शनी की है, वही नारायण सर जी के स्कूल की भी है। मेरे ख्याल से एक अकेले प्रधानाचार्य हैं, बाकी सारी बहनें हैं, वहाँ लड़कों का स्कूल है। ये प्रदर्शनी का आयोजन मुझे याद आ रहा है 98 के बाद, 98 में राज्य स्तरीय आयोजन हुआ था खालसा में, और उस समय कई बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ किया था, याद होगा। आजकल वो सारे बच्चे मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकार बन गए हैं, आपको जान के पता होना चाहिए। 98 में जब खालसा में यहाँ कार्यक्रम हुआ था, मैं अभी भी उनके मदर्स के जो है हमारी नहीं गुप्ता कासनी, वो कन्हैया लाल की जो है म्यूजिक के रिटायर्ड हो गई हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, मेरे दिमाग से निकल गया अभी उनकी मदर का नाम। आजकल वो मुंबई में ही है अपने बेटों के पास में। तो वो सब बच्चे अब बड़े कलाकार हो गए हैं। यहाँ सांस्कृतिक संध्या हुई थी सर 98 में, और यहाँ भारत सरकार के डॉक्टर पांडे जी आए थे डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ। इतने समय के बाद में इस तरह के प्रदर्शनी को देखने का एक अलग अनुभव है। और वो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन था, ये मॉडल प्रेजेंटेशन है, दोनों में फर्क कितना है। बाल विज्ञान कांग्रेस का था, ये मॉडल का है। और यहाँ पर जो बच्चों के मॉडल्स हैं जो सर ने और हम सब लोगों ने देखे, उसमें समय के अनुरूप बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती जा रही है। मैं किसी पुराने मनुस्मृति का था या किसी वेद का एक पार्ट था, उसका अंश पढ़ रहा था, किसी मैगजीन में छपा था, और उसमें लिखा था कि कलयुग समाप्त हो चुका है, वापस अब हम दोनों कलयुग समाप्त हो गए हैं। जल्दी वैसे उस पर पूरा विस्तार से बात करेंगे। कलयुग खत्म हो चुका, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि कलयुग चल रहा है, आने वाला अब कलयुग से बाद के एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं हम लोग, जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स पर आविष्कार होने थे, वो समय भी जा चुका, उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी पे जा चुके हम। और नई पीढ़ी जो आएगी वो बहुत ही माइन्यूटली एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में आएगी। तो ये तो सच्चाई है कि हमें मोबाइल उतना नहीं चलाना आता जितना कि इन बच्चों को आता है, ये उस भाषा से सिद्ध हो गया। इतना सबके साथ में जो बच्चों के, मैंने एक यहाँ अपने माध्यमिक विद्यालयों के लिए जब मैं बेसिक में गया जनपदीय आयोजन में, CDO साहब वहाँ थे, तो मैंने वहाँ एक शब्द कहा था, आज मैं उस शब्द को वापस लेना चाह रहा हूँ। और शब्द मैंने ये कहा था कि बेसिक के बच्चों को मॉडल्स को देखकर, जो प्रेजेंटेशन था उनका देख के मैं इतना भावुक हो गया था। तो मैंने ये कहा कि हमारे माध्यम के बच्चे इतने बढ़िया तरीके से नहीं बोलते जितने बढ़िया तरीके से इन बच्चों ने यहाँ प्रेजेंटेशन किया। वो छोटे बच्चे हैं, उनके हिसाब से वो बात सही है, लेकिन माध्यमिक के बच्चों का जो प्रेजेंटेशन का सोचने का दायरा है वो उनसे थोड़ा सा बढ़ गया है, और उनके सोच का विजन भी बढ़ गया है। मैथमेटिक्स में जो डिजाइन पिछले साल तक नहीं दिखाई दिए थे, नारायण सर जी इस साल बहुत ही गजब के हैं, क्योंकि मैं सुबह से घूम रहा हूँ बच्चों के बीच में, बार बार जा रहा हूँ। मैथमेटिक्स में बहुत चेंज आ गया है,
और शायद इसका असर इसलिए भी है कि हमारे पिछले 2-3 महीने में अखबारों में और यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए, सेमिनार्स हुए, वो अखबारों में छपे भी, उनके डाटा भी बहुत बढ़िया है, यानी कि हमने उनको मटेरियल भी उपलब्ध करा दिया। इसका असर ये भी है, लेकिन साथ साथ पर्यावरण और दूसरे अन्य विषयों में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने समय के साथ में अखबारों को पढ़ा नहीं, तो वो लोग अभी भी उतने पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं। निवेदन है कि वो भी बढ़िया कर लेंगे। एक चीज़ बार बार, अब क्योंकि मेरा दायित्व बनता है जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे कम से कम बता देना चाहिए, शासन की स्पष्ट निर्देश आ गए हैं। इफ बट लगना ही बंद कर दिया है उन्होंने, साफ शब्दों में कह दिया है कि थर्माकोल यूज नहीं होना है। प्लीज निवेदन है सबसे, आप मॉडल को किसी भी रूप में बनाए, बस थर्माकोल का यूज ना करें। आप ये देख लीजिए, जो पहले फ्रिज और दूसरे टीवी और दूसरे इंस्ट्रूमेंट उपकरण जो बंद पैकेट में आते थे, वो थर्माकोल साइड में लग के आता था पैकिंग होके, लेकिन अब थर्माकोल वहाँ से हट गया। गत्ते के वो दीवार से वो जिग-जैग करके बनने लगी हैं ताकि वो थर्माकोल की तरह ही रिएक्ट करें चारों तरफ से, और अगर हमें भी जरूरत हो तो हम भी उसी तरह से इस्तेमाल करें। वो जो गत्ता आने लगा है, बीच में से खाली आता है, मुझे उसका नाम याद नहीं है क्या है, उसको हम यूज कर सकते हैं थर्माकोल की जगह। तो प्लीज सभी साथियों से ये निवेदन है कि थर्माकोल को जरूर वो करें। दूसरा, 2 चीज और कहना चाहूँगा, हमें अभी संशोधन की और जरूरत है अच्छी चीजों के साथ साथ। जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात सोचते हैं, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, हमें स्थानीय स्तर की बातों को ध्यान रख के ही मॉडल बनाने चाहिए। सोचना ग्लोबल लेवल पर चाहिए। अगर हम भूकंप की बात कर रहे हैं तो उस बच्चे को ये पता जरूर होना चाहिए कि भूकंप मेरठ में आता भी है या नहीं। अगर आता है तो अच्छा, छात्र में ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं तो ज्वालामुखी कहाँ पर है? भारत में तो एक ही है, वो भी बच्चों को पता होना चाहिए कहाँ पर है। हाँ देखो, उस बच्चे ने तुरंत पूछ लिया कहाँ पे, बता दो जी आप। तो बोलते वाले को ये भी सबक मिलता है कि उसे भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर है ना। तुरंत उस बच्चे ने देखो पीछे से इशारा करके पूछ लिया कहाँ पर है। तो ज्वालामुखी भारत में एकमात्र है। पूनम गर्ग बैठी है क्या? पूनम जी, चलो मैं इसलिए ध्यान दिया, याद आया कि वो हमारे मेरठ की एकमात्र महिला हैं जो उस ज्वालामुखी तक गई हैं, इसलिए मुझे उनका नाम याद आया, पूनम गर्ग जी का, जो डाइट में है, अंडमान निकोबार में है, और वो सूखा हुआ ज्वालामुखी है। वहां से लावा नहीं निकलता, वहां से मिट्टी निकलती है उसके अंदर से, है ना, राख निकलती है। तो डस्ट वाला ज्वालामुखी भारत में एकमात्र। दूसरे, भारत में मेरठ में जब हम मॉडल बनाते हैं तो भैया यहाँ विंड एनर्जी का उपयोग नहीं है, तो विंड एनर्जी के मॉडल ना बनाकर हम पानी की बात करें, नहर नालों की बात करें। क्या नाले हमारे शहर को बढ़िया बनाते हैं या खराब बनाते हैं, इस पे चर्चा करें। पर्यावरण को हम कहां ले जा रहे हैं, इस पे चर्चा करें। और हमारा पानी, जैसी बारिश होती है सब सड़कें नदी नाले बन जाते हैं, सब सड़कें नदियों को रूप ले लेते हैं, नाले बन जाते हैं सारी सड़कें। क्यों बन जाते हैं? इसलिए बन जाते हैं कि एमडीए से जब नक्शा पास होता है तो हमारे घरों में कोर्टयार्ड छोड़ा जाता है, वो नहीं छोड़ रहे हम। कच्चा कहीं कर तो छोड़ेंगे, उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, 10% या 15% के करीब है। तो पानी रिचार्ज होता रहेगा उस घर का, सड़कों पे बहेगा नहीं, क्योंकि सारा तो पक्का कर दिया आपने। सारा पक्का कर देंगे तो जमीन में पानी जाएगा कहां से? तभी तो खरकोदे जैसे डार्क जोन में आ जाएंगे, वाटर लेवल नीचे चला जाएगा। तो हमें स्थानीय समस्याओं को लेकर मॉडल बनाने चाहिए, मेरा मानना ये है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचिए, वहां से ज्ञान लीजिए। ग्लोबल की बात करें तो मेरठ का रोल क्या होना चाहिए ग्लोबल लेवल पर, वो सोचना चाहिए। अभी आपको जान के ताज्जुब होगा कि कुछ साल बाद अगर यही स्थिति रही 2050 तक, मुझे मुश्किल लग रहा है वहां तक पहुंच पाएंगे नहीं, लेकिन हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। 2050 में मुझे डाउट है कि गंगा में पानी होगा क्या,
मुझे डाउट है कि 2050 में, हालांकि पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, लेकिन बच्चे जरूर जिंदा रहेंगे। और इस बात को याद रखिएगा जो मैंने बोल रहा हूँ कि 2050 अभी है, हम आ गए हैं 22 में, 28 साल है, शायद 28 साल तो रह जाएंगे, दवाइयों के जोर पर जिंदा रह लेंगे, लेकिन तब तक पानी बचेगा क्या गंगा में, सोचने की बात है। अभी एक खास तेज रिपोर्ट आई है लेटेस्ट, ग्लेशियर का अचानक में बहुत तेजी के साथ पिघलना शुरू हो गया है, और उसके पिघलने, उधर तो तेजी से पिघलना तो पानी बढ़ना चाहिए, लेकिन पिघलने की स्पीड तेज हो गई है और ऋषिकेश में गंगा का पानी कम हो गया है। मतलब साफ है कि गंगा का पानी आपको जो उतना भी मटेरियल है वो आना बंद हो गया है। तो भैया कितने दिन और गंगा का पानी पियोगे? और हम तो आधे से ज़्यादा शहर तो अब गंगा के पानी से ही जिंदा रहने की तैयारी कर रहा है। अरे आप तैयारी कर रहे हो, उस पानी को बंद करो और रिचार्ज करना अपने घर में, कच्ची जमीन छोड़नी शुरू कर दो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा के कम से कम वहाँ पे पानी को रिचार्ज कर दो, नहीं तो आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा बच्चों, बता रहा हूँ। बाढ़ वाली स्थिति हो जाएगी कि माँ जो है ना, रूस में भी है ऐसी स्थिति कई गाँवों में, गाँव तक में वहाँ पर भी, कि वहाँ बर्फ तो है, पानी नहीं है पीने का, क्योंकि रिचार्ज नहीं है उनके गाँव में। वहाँ भी वो बोतल में लाते हैं 2-2 किलोमीटर से, और तब घर में पीने का पानी और खाना बनता है। तो पानी आज की परिस्थिति के अकॉर्डिंग अगर मॉडल बनाए तो वैसे बनाए, खाली हम थ्योरेटिकल बात ना करें, प्रैक्टिकल बात करें, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉनिक पर तो हमारे सीडीओ साहब का मुझे बहुत बार बार याद आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट उनका बड़ा मजबूत है, सब्जेक्ट उनका, उस पर पूरा ध्यान रखते हैं वो। और उसका निवेदन और एक और करूँगा कि जो आधारशिला बनी है, जिसके इलाके में जहाँ भी नज़दीक पड़ती हो, अभी वो मासरे में बनाने जा रहे हैं आधारशिला को, नारायण जी आपके पास ही नज़दीक ही पड़ेगा वो तो, और इंचौली में शायद बन गई है, कंप्लीट हो गई है इंचौली वाली। तो वहाँ पर अपने बच्चों को और आपको कम से कम टीचर को एक बार जरूर जाना चाहिए। डिजिटल माइक्रोस्कोप जो हम यूनिवर्सिटी में कभी देखा करते थे, ये देखते हैं आप, वो डिजिटल माइक्रोस्कोप हमारे आधारशिला में आ गया, और इसमें शक नहीं है कि ऐसे सीडीओ बार बार हर जिले को मिले, नए युवा IAS अधिकारी मिले, ताकि उस योग्यता का, उस पावर का उपयोग, सदुपयोग कर सके, और उस इस जिले के लिए। देखिए उनका क्या लेना देना मेरठ से, लेकिन उन्हें पता है अब कुछ दिन बाद वो DM बन जाएंगे, पोस्टिंग होने जा रही है उनकी, कुछ दिन बाद चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी उनके दिल में ये है कि मैं मेरठ को कुछ दे के जा रहा हूँ। और ये पहले दिन जब आए थे तभी कहा था उन्होंने मुझसे, मैं IITian हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, बताओ क्या करवाओगे तुम मेरे से। मैंने कहा सर लैब नहीं है यहाँ। पहले कि ठीक है डन। मैं तो मजाक में सोचा कौन अधिकारी किसकी मानता है, मैं तो कह के चला आया था, मुझे क्या पता था कि ये आदमी पूरा, कहते ना व्हेन यू हैव डिसाइडेड देन डन इट। और उन्होंने सोचा और कर दिया। ऐसा अधिकारी सबको मिले, भगवान करे, भले ही वो ना हो, और ऐसा अधिकारी वही होना चाहिए जिसकी पीठ पीछे भी हम बात करें और अच्छी बात करें, घर वाली बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी के अध्यक्ष जिला विज्ञान निरीक्षक द्वितीय श्री सर्वेश कुमार जी, आज की इस प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि DDO साहब श्री SN जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे जिला विज्ञान क्लब के समन्वयक हमारे छोटे भाई श्री दीपक शर्मा जी, इस प्रदर्शनी की समन्वयक श्रीमती विद्योत्मा जी, विद्यालय की प्रधानाचार्य मनु भारद्वाज जी, और जनपद के समस्त हमारे शिक्षक साथी और शिक्षिका बहनें, जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ बच्चों को तैयार किया
और इस प्रदर्शनी में अपने बच्चों को प्रतिभा कराया। देश और विदेश की बात, विज्ञान से संबंधित बात अभी श्री दीपक शर्मा जी ने आपको बहुत सारी बताई। मैं आपको जो हमारी विज्ञान प्रदर्शनी है उसके बारे में ही थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। मैं अभी देख रहा था मॉडल, और उन मॉडलों में मैंने ये देखा, मैं विशेष रूप से बच्चों को छोड़ करके हमारे जो गाइड टीचर्स हैं उनके लिए बात करना चाहूँगा, क्योंकि आगे से भविष्य में आप ही इसके कर्ता धर्ता हैं और आप ही संचालक हैं, आप ही बच्चों को गाइड करेंगे। तो आप लोगों से मेरा विशेष निवेदन ये है कि जब भी कोई लेटर विज्ञान से संबंधित आपके पास पहुँचे तो उसको बहुत ही विशेष रूप से उसका अध्ययन करें। मैं आपको एक बहुत अच्छा बता रहा हूँ, मुख्य विषय यहाँ लिखा है प्रौद्योगिकी एवं खिलौने। मुख्य विषय प्रौद्योगिकी एवं खिलौने। उसके बाद इस मुख्य विषय को 7 उपविषयों में बांटा गया है। इसका उद्देश्य यह था कि ये जो 7 उपविषय हैं उसको आपको कोरिलेट करना था मुख्य विषय से। मुझे लगता शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया होगा इस बात पर कि हमें उप विषयों को मुख्य विषय से कोरिलेट करना है। अमूमन हम ट्रेडिशनली जैसे बनवाते चले आए हैं उसी तरह से मॉडल को बनवाते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये गुजारिश है कि जब भी कोई लेटर आता है, क्योंकि मुख्य विषय हमेशा बदलता रहता है, ये राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान अपने एनसीईआरटी के जो सलाहकार होते हैं उनके माध्यम से सलाह लेते हैं और उसको करवाते हैं। तो ये पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु ये है कि बच्चे हम जो तैयार करते हैं तो उसमें गाइड टीचर की बहुत भूमिका होती है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे इनोसेंट होते हैं और बच्चों को कुछ भी पता नहीं होता है, हमें बच्चों को निकालना होता है। इस विज्ञान प्रदर्शनी का उद्देश्य ही केवल ये है कि हम विद्यालय में ऐसे बच्चों को छांटे जो बच्चे थोड़ी सी वैज्ञानिक रुचि रखते हैं। उसके लिए यही एक तरीका है कि हम उन बच्चों की वैज्ञानिक अभिरुचि को देखते हुए उनको सिलेक्ट करें और उसके बाद उनको अपने हिसाब से, क्योंकि वो मॉडल बच्चे को नहीं पता है क्या बनवाना है क्या नहीं बनवाना है, वो आप सिलेक्ट करें और बच्चे को दें और बच्चे से उसकी तैयारी करवाएं। मैं समझता हूँ कि हमारे द्वारा दिए गए और बच्चों का इनोवेटिव आइडिया, कई बार बच्चों के खुद के इनोवेटिव आइडिया होते हैं और वो भी बहुत अच्छा करके दिखाते हैं। प्रदर्शनी में जो ट्रेडिशनली हम लोग पुराने परंपरागत मॉडल बनाते रहते हैं उसको थोड़ा सा ब्रेक लगाइए आप लोग। मैं विशेष रूप से अध्यापकों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम वही चीजें लगातार लाते रहेंगे तो जो इनोवेटिव आइडिया हमारा है वो नहीं निकल के आएगा। इनोवेशन चाहिए। प्रदर्शनी का उद्देश्य यही है कि हमें कुछ नए इनोवेटिव आइडिया मिले और उन इनोवेटिव आइडियाज में हम बच्चों को सिलेक्ट करके स्टेज तक पहुंचाएं। अभी क्या होता है कि हम लोग पुराने ट्रेडिशनल जो परंपरागत हमारे मॉडल चले आ रहे हैं उनको बनवा दिया। कुछ अध्यापक साथी ये चाहते हैं कि हमारा विद्यालय का नाम हो जाए, कम से कम पार्टिसिपेशन हो जाए। अच्छी बात है, वो भी होना चाहिए, लेकिन इसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, बच्चों का भी भला होगा, विद्यालय का भला होगा, जनपद का भला होगा। क्योंकि जब यहाँ से सिलेक्ट होकर के मंडल में जाएंगे और मंडल से जब स्टेट में पहुँचते हैं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि हम और दीपक जी स्टेट और इसमें जाते रहते हैं तो यहाँ तो इतना नहीं लगता है, लेकिन जब हम लोग स्टेट में कंपटीशन करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो वास्तव में इतनी भावुकता वहाँ पर होती है कि अपने स्टेट का, चाहे वो गौतम बुद्ध नगर का हो, चाहे गाजियाबाद का बच्चा हो, हम उसे भले ही ना जानते हो, लेकिन हमारे मंडल में अगर फर्स्ट आ गया तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि विशेष रूप से आप सब लोगों का सहयोग इसमें चाहिए। बाकी आप सभी लोगों ने इस विज्ञान प्रदर्शनी में और हमारे जो जजेस हैं उनका विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो आए और बिना कुछ हम लोगों की बात सुने हुए
कल्चरल प्रोग्राम को बिना देखे हुए ही अपने काम में लगे हुए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता जाता हूं और रियाज साहब को, रेडियो साहब को विशेष रूप से इस प्रदर्शनी में प्रतिभाग करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी जो शिक्षक साथी शिक्षिका बहनें आई हुई हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से बच्चों को तैयार किया, सभी बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से मनु जी का जो इस विद्यालय की प्रधानाचार्य हैं और मेरे एक निवेदन पर उन्होंने जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी को स्वीकार कर लिया। और एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, आज जो संख्या आपको विज्ञान प्रदर्शनी में दिख रही है ये काबिले तारीफ है। 2007 के बाद सर, 2007 के बाद ये पहला मौका है। मैं हमेशा ही रहता हूँ, हमेशा ही करवाता रहता हूँ। 2007 में GIC मेरठ में हुई थी, उस समय 450 मॉडल आए थे सर, और मुझे लगता है इस समय 350 से ज्यादा मॉडल इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं। तो एक बार बहुत बहुत बधाई और जोरदार तालियों के साथ इस प्रदर्शनी का स्वागत है और आप सब लोगों का धन्यवाद। प्रदर्शनी जनपदीय विज्ञान प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि हमारे जिला विकास अधिकारी सोमनाथ रसिया जी, अध्यक्ष जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय जी सर्वेश कुमार जी, विशिष्ट अतिथि नारायण शरण जी, और हमारे छोटे भाई ही कहूँगी दीपक शर्मा जी, जो शुरू से इनके अंदर सबसे बड़ी खास बात ये है कि जब मैं प्रिंसिपल बन गई, मैं भी विज्ञान की ही लेक्चरर रही हूँ, और मैं यहाँ पर जब प्रिंसिपल बन गई तो मेरा थोड़ा सा रुझान विज्ञान के प्रति कम नहीं हुआ, लेकिन मैं व्यवस्था के कारण उस कार्य को उतनी उससे सफलता से नहीं कर पाई जितनी सफलता से किया करती थी। तो उनकी डांट भी मैंने बहुत खाई है। अगर किसी भी प्रोग्राम में मेरा पार्टिसिपेशन नहीं होता था तो उनका कहना जरूर होता था दीपक जी का कि ये क्या बात हुई, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगी कि नहीं, हमेशा मेरे बच्चे भी और मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप वो चीज कराते हैं बच्चों को जिसका कि हमें आगे चल के फायदा हो। इंस्पायर्ड अवार्ड की शुरुआत तो आपने बहुत पहले कर दी थी। इंस्पायर्ड अवार्ड का जो उद्देश्य है वो यही है कि उसकी उपयोगिता हमारी जिंदगी में कितनी होती है। सभागार में उपस्थित मेरी समस्त शिक्षिका बहनें और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं सबने बहुत अच्छा बच्चों को गाइड किया है। आज हमारे पास बहुत से माध्यम है, YouTube है, गूगल है, जिससे हम बहुत सी चीजें निकाल सकते हैं। मैं उस समय की बात कर रही हूँ दीपक जी के लिए, जिस समय हमारे पास ये साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी उनमें उत्साह था, कहना चाहिए कि एक बात का जुनून वो उनमें था। मुझे अभी 98 की प्रदर्शनी का जिक्र किया तो मुझे याद आया, तब जो हमारी प्रधानाचार्य थी वो हिंदी विषय की थी, तो उन्होंने मुझे घर से बुलवाया कि भाई वो दीपक शर्मा जी आए और विद्यालय देखिए, इसमें आपके यहाँ राज्य विज्ञान प्रदर्शनी हो सकती है। मुझमें भी उत्साह भरपूर था, एज भी काफी, मैंने कहा हाँ मैडम कराएंगे, जैसे भी होगा कराएंगे, और काफी अच्छा सक्सेसफुल था। हमारे प्रबंधक महोदय ने भी उस समय भी बहुत साथ दिया था, और आज भी हमारे प्रबंधक महोदय ने जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें वो पूरा अपना अपना रुचि लेकर के काम कराते हैं। हम कहते हैं हम खालसा हैं तो पता चलना चाहिए कि हम खालसा हैं। और इस विज्ञान प्रदर्शनी में जैसा कि दीपक जी की बात सुनी और मैं इस कार्ड अवार्ड में भी पूरा उस लेटर पढ़ रही थी, तो यही है कि बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, और कहीं कहीं तो बच्चों ने इतना इनोवेटिव आइडियाज हैं कि जो हमारे DDO सर थे उन्हें भी लगा नहीं, कुछ चीजें तो इन्होंने नवाचार जिसे कहते हैं, आज नवाचार शुरू किया है। और जैसा कि हम खुद भी साइंस विषय की हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है कि विज्ञान प्रदर्शनी जो विद्यालय को इन्होंने, नारायण शर्मा जी ने मुझसे ये नहीं कहा कि विज्ञान प्रदर्शनी करानी है, मैंने मुझसे पूछा आप कला उत्सव लेंगी या विज्ञान प्रदर्शनी, मतलब उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आप कराएंगी कि नहीं। तो मैंने कहा सर ऐसा है, कला के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है, मैं विज्ञान की, मुझे विज्ञान ही दे दीजिए, थोड़ा बहुत ठीक ठाक करा लूंगी। और मुझे लगता है कि जैसे सब लोगों ने देखा, जज भी हमारे बहुत ही, अब जैसा सर ने कहा, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे बिना ही वो अपना इवोल्यूशन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सही इवोल्यूशन करें जिससे जो बच्चा मंडल में जाए वो इस लायक हो कि वो राज्य में जाए। और वही बात कहना है, जब राज्य प्रदर्शनी होती है तब जब हमें पता चलता है मेरठ मंडल फर्स्ट आया है तो हमें बड़ा खुशी होती है। एक बार नारायण शरण जी सक्सेना जी थे, तब भी हमारा प्रदर्शनी यही हुई थी मंडल की 2006 में। तब जब मेरठ मंडल फर्स्ट आया था तो नारायण शरण जी उस समय यहाँ से समन्वयक थे, तो हम लोगों ने काफी बड़ा अच्छा लगा था कि भाई मेरठ फर्स्ट आया है। तो बस यही कहना है। मैं यहाँ पर सर ने बहुत ज्यादा टाइम, वीडियो साहब ने मेरे एक आग्रह पर ही
आज वैसे सीडीओ साहब को आना था, लेकिन किसी कारणवश कमिश्नर साहब के साथ उनकी मीटिंग थी या उन्हें जाना पड़ा, इस वजह से सीडीओ साहब नहीं आ सके। उन्होंने सुबह डीडीओ साहब को मैसेज किया और डीडीओ साहब समय पर उपस्थित हुए। इसी तरह से हमारे जिला निदेशक भी समय पर आकर के उन्होंने हम लोगों का उत्साहवर्धन किया। वरना लगता है कि हम प्रदर्शनी करते हैं लेकिन कोई नहीं आया तो बड़ा हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, सभी लोग आए और मैं सभी का खासकर से नारायण शरण जी और दीपक जी का, जो मेरे साथ जब से प्रदर्शनी हमारे कॉलेज को आवंटित हुई है उस दिन से हमारे साथ लगे। विद्युत शर्मा जी का भी हमेशा मैं आभार करती हूँ और सभी का आभार, जितने भी शिक्षक हैं, बहनें यहाँ आई हैं, शिक्षक बंधु आए हैं, उन सबका भी मैं आभार करते हुए बस यही कहूँगी, बहुत समय आप लोगों का लिया है, लेकिन आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया।